नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि तालिबान जो है वो धीरे धीरे अपनी पैठ अफ़गानिस्तान में बढ़ाता जा रहा है। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति भी अफ़गानिस्तान को छोड़कर किसी और देश में पनाह ले चुके हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर आतंकवाद इस तरीके से बढ़ता क्यों जा रहा है और तालिबान को लेकर इस तरीके का डर पूरे विश्व में क्यों देखा जा रहा है। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आतंकवाद की, तो यूनाइटेड नेशन ने अभी तक आतंकवाद का किसी भी तरह का कोई डेफिनेशन नहीं दिया है। अर्थात आप अगर आतंकवाद का डेफिनेशन ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको आतंकवाद का डेफिनेशन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि विश्व के सभी देश अपने अपने अकॉर्डिंग गुड और बैड आतंकवाद टेररिज्म की बात करते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में चलें तो यहाँ पर जब कोल्ड वॉर चल रहा था, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सोवियत संघ और यूएसए के बीच में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, उस समय सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। कई सारे देश में प्रॉक्सी वॉर चल रहे थे। और प्रॉक्सी वॉर क्या होता है, इसको मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है, अगर कोई देश ए और बी हैं, ठीक है, ये दो मेन देश हैं जिनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है या लड़ाई चल रही है, तभी उसी समय क्या होता है, सी और डी देश के बीच में वॉर होने लगती है। तो ए और बी सीधे न लड़के सी और डी की वॉर में अपनी अपनी जो इन्फ्लुएंस होती है उसको पहुंचा देते हैं और उसकी वजह से इनडायरेक्टली फॉर्म में वहां पर वॉर लड़ते हैं। और नुकसान किसका होता है, सी और डी देश का होता है, ना कि ए और बी देश का। वो तो अपना केवल उल्लू सीधा कर रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ कि यूएसए ने रशिया अर्थात उस समय का जो हमारा सोवियत यूनियन था उसको तोड़ने के लिए अफगानिस्तान में जो रिबेलियस ग्रुप थे उनको हथियार सप्लाई देना शुरू किया। और इससे पहले यही काम सोवियत संघ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के रिबेलियस ग्रुप को पैसा देकर हथियार मुहैया कराकर जितने भी दक्षिणपंथी देश थे उनको या वहाँ की व्यवस्था को ख़राब करने का प्रयास किया था। तो बात है 1980 के बाद की। 1980 के बाद जब सोवियत यूनियन का लगातार पावर जो है वो कम हो रहा था, उसी समय यूएसए ने क्या किया कि जो अफ़गानिस्तान के रिबेलियस ग्रुप थे उनको धन मुहैया कराना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको पावर मिली और वो लोग सोवियत संघ को ब्रेक करना शुरू किए। ब्रेक करना मतलब वहाँ के जो आसपास के जो देश सोवियत संघ को सपोर्ट करते थे वहाँ पर क्या किया उन्होंने, वहाँ पर रिबेलियस ग्रुप ने अपना पैठ बढ़ाना शुरू किया, जिससे अंत में जाके आप देखते हैं कि 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और रशिया और कई अन्य देश वहाँ पर निकलते हैं। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जब ये रिबेलियस ग्रुप जो थे, इन रिबेलियस ग्रुप जैसे इसमें आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं, बाद में इन्हीं में एक नाम बहुत फेमस हुआ था अलकायदा का, जिसमें आप जानते हैं ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर प्लेन अटैक कराया था, जिससे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वहाँ पर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था और अमेरिका में हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। तो एक तरीके से आतंकवाद को लेकर अभी भी किसी तरह का कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। गुड और बैड में ही पूरा विश्व जो है वो अभी भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ तालिबान की, कि आखिर तालिबान से आखिर हर कोई क्यों डरा हुआ है। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि तालिबान का मतलब क्या होता है। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अर्थात मदरसे में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तालिब, वहीं से ये तालिबान वर्ड जो है निकला हुआ है। तो यहाँ पर तालिबान जो है वो अपने जो रूढ़िवादी विचार हैं, जो इस्लाम के रूढ़िवादी विचार हैं, उन रूढ़िवादी विचारों को ये प्रमोट करता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरे अफ़गानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है कि वहाँ पर वो पुराने जो रूढ़िवादी कानून हैं उन्हीं को लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे महिलाओं की स्वतंत्रता पूरी तरीके से छीन ली गई है, साथ ही साथ वहाँ पर जो दाढ़ी बढ़ाना, जो ये माना जाता है कि इस्लाम में काफ़ी एक अच्छा साइन होता है वो कि दाढ़ी रखनी चाहिए। उसी तरीके से कई और चीज़ें कि पढ़ाई लिखाई, इन सब को लेकर काफ़ी अच्छा माहौल वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसी वजह से लोग वहाँ पे लगातार भागते जा रहे हैं। अब यहाँ पर यूएसए ने, बाइडेन सरकार ने वहाँ से अपनी सेना जब बुलाई,
अमेरिका ने अपनी सेना बुलाई, उसके बाद से ही तालिबान का जो ग्रुप है वो अपने आप को पावरफुल करना शुरू कर दिया और इसमें उसको समर्थन मिला पाकिस्तान का, इनडायरेक्टली फॉर्म में चीन का और रशिया का, जिसकी वजह से एक नया धड़ा फिर से बनना शुरू हुआ। और तालिबान का पावरफुल होने का मतलब है कि भारत के कश्मीर में भी अस्थिरता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन है और भारत में जो लड़ाके पाकिस्तान से आते हैं आतंकवादियों के रूप में, वो वहीं से ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर आते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1986 के बाद जब आतंकवादियों को ये लगा कि वो सोवियत यूनियन जैसी महाशक्ति को तोड़ सकते हैं तो वो किसी भी देश को अस्थिर कर सकते हैं, तो यही चीज़ हमको देखने को मिला कि 1986 के बाद भारत में आप लगातार आतंकवाद का उदय देखते जाएंगे और 1990 से लेकर 2010 तक का दौर तो भारत में आतंकवाद का चरम दौर था। यहाँ पर हर एक जगह पे आतंकवादी विस्फोट लगातार करते जा रहे थे। तो इस तरीके से पूरा विश्व इस समय डरा हुआ है, क्योंकि सब जान रहे हैं जिस तरीके से 2000 में तालिबान के समर्थन से अलकायदा ने जो अमेरिका में हमला किया था, वो हमले अब लगातार बढ़ सकते हैं। ये एक तालिबान के आने से बहुत बड़ा सवाल उठ के आएगा और साथ ही पूरे 20 साल या कहिए 21 साल अमेरिका ने अपने खर्च किए हैं अफ़गानिस्तान को सुधारने में, लेकिन हुआ क्या, वही ढाक के तीन पात, घुमा फिरा के बात वहीं पर आ गई। 2000 में जहां से वो शुरू किए थे आज भी वो वहीं पर पूरा अफ़गानिस्तान हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अफ़गानिस्तान की ये कंडीशन पूरे विश्व के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक तरीके से पूरे विश्व के आतंकवादियों के लिए एक सेंटर एरिया बन जाएगा जहां पर वो ट्रेनिंग लिया करेंगे। अगर आप देखेंगे तो जितने भी आतंकवादी हैं वो खाड़ी देशों से आते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग चलती है अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर है जो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तान का समर्थन ये दर्शा रहा है कि आने वाले समय में भारत में भी आतंकवाद बढ़ने की पूरी संभावना है। इसलिए भारतीय सरकार को भी बहुत ही कड़े कदम यहाँ पर उठाने पड़ेंगे। जैसा कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि अब हमें आतंकवाद को लेकर एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन पर आना ही पड़ेगा। हम अब गुड और बैड टेररिज्म की तरफ नहीं रह सकते कि हमारे देश का फ़ायदा है तो गुड टेररिज्म, दूसरे देश का फ़ायदा है तो बैड टेररिज्म। इस तरीके से हम यहाँ पर कार्य नहीं कर सकते हैं। हमें पूरे तरीके से यहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आतंकवाद आखिर है क्या। बोको हराम, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, हक्काई नेटवर्क, ये सारे जितने भी आतंकवादी संगठन हैं ये पूरे विश्व को बर्बाद कर रहे हैं। और बोको हराम ने तो नाइजीरिया में क्या कहर मचाया है इसके बारे में तो अब कुछ कहना भी बेकार लगता है, क्योंकि वहाँ की कंडीशन, नाइजीरिया की कंडीशन इस समय बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट से पूरा अफ्रीका इस समय त्रस्त है। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की तो वहाँ को छोड़ दिया जाए तो पूरे अफ्रीका की कमोबेश यही स्थिति है कि वहाँ पर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट अर्थात वहाँ पर एक तरह की तानाशाही चलती है। और हर जगह पर आप सोमालिया, इथियोपिया, माले, इन सब देशों की बात करें तो इन सब देशों की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है और हर देश आतंकवाद से प्रताड़ित है। तो आतंकवाद को केवल इस तरीके से हम नहीं बोलें कि उनके पास गरीबी है, समस्याएं हैं तो वो आतंकवादी बन गए, हथियार उठा लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया में कई सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उनके पास प्रॉब्लम्स हैं बट वो उस प्रॉब्लम का सलूशन लाते हैं, ना कि आतंकवाद पे अड़ जाते हैं। तो आतंकवाद एक तरह की विचारधारा है, इस विचारधारा को पकड़ना ज़रूरी है और इस विचारधारा की डेफिनेशन देना ज़रूरी है, ना कि यहाँ पर हम ये कहें कि ये अच्छा है और ये बुरा है। और चीन ने अभी तालिबान को एक तरीके से मान्यता दे दी है। आने वाले समय में रशिया और पाकिस्तान भी मान्यता देने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। साथ में कई और मुस्लिम देश भी तालिबान को मान्यता देंगे, लेकिन ये सरकार का आना अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आज के वीडियो में ये सारी बातें हमने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।